अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर कशीदगी बढ़ गई है। धमकियों के बाद एक दूसरे पर बमबारी का आगाज कर दिया गया है। अमेरिकी फौज ने ईरान में 90 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है, जिसके बाद ईरान ने कुवैत, बहरीन और उर्दन में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया है। ईरानी पासदारान इनकिलाब का कहना है अमेरिका को मदद देने वाले हर मुल्क का अड्डा उनका निशाना होगा। अमेरिकी सदर की खार्ग जजीरे पर हमले की धमकी के जवाब में ईरान का कहना है कि आओ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अमेरिका ईरान के अंदर फौज उतार सकता है? अमेरिका का मुकाबला करने के लिए ईरान की तैयारी पूरी है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की सरजमीन से मुसलसल पाकिस्तान पर हमले जारी हैं और पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नुम वासिल करने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दुश्मन को दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत हज़म नहीं हो रही। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा और प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में हम पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ती कुर्बतों पर डिस्कशन करेंगे। तिजारत, तवानाई और तालीम के शोबों में ताउन पर बातचीत की जाएगी। रूस और पाकिस्तान के दरमियान सुनहरी दौर शुरू होने जा रहा है, तो पाकिस्तान गैस और तवानाई के शोबों में कैसे रूस की मदद से बहरान से निकल सकता है। अपने मौजूद पैनलिस्ट की जानिब बढ़ते हैं और सवालात के जवाबात लेंगे। हमारे आज के पैनल में शामिल हैं एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, और हम आखिरी सेगमेंट में भी बात करेंगे मईशत पर और उस हवाले से हम अपने मेहमान को जो है प्रोग्राम में लेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वो एक सुकून के जिसकी मुतलाशी तमाम दुनिया है, लेकिन एक बुराई का मंबा, एक इस वक्त जो मेन इस सारे सिलसिले की कड़ियों से कड़ियां जोड़ता हुआ आगे बढ़ाता हुआ, सर इसराइल, क्या देखते हैं कि सर ये मामलात के बारे में आपने पहले भी कहा कि शायद मामलात यहीं पर रुक जाएं, लेकिन ये मामला तो सर आगे की जानिब बढ़ते नजर आते हैं। जी, आपने इजराइल का पूछा है, बिकॉज आवाज थोड़ी सी कटी थी। जी सर, इजराइल सर, मतलब यही ओवरऑल कि ये जो सिचुएशन है कि ये किसी तौर पर भी डिफ्यूज नहीं हो रही, मामलात आगे से आगे ही बढ़ते जा रहे हैं और अब एक दफा फिर से सर मामलात आगे की जानिब शुरू हो चुके हैं। जी कियानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने इन्वाइट किया। देखिए, हमें इस जानने के लिए कि अब ये किस तरफ जाएगी, हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी कहाँ खड़ी है। देखिए, अमेरिका के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो जंग शुरू होने से पहले अमेरिका और इजराइल के एक जैसे ऑब्जेक्टिव नजर आते थे। थोड़ी बहुत डाइवर्जेंस थी, लेकिन जब जिस तरह का सीज फायर हुआ है जिस टर्म्स पर, वो डाइवर्जेंट बड़ी क्लियर नजर आई है। अमेरिका को सिर्फ फेस सेविंग चाहिए, मिलिट्री माइट होने के बावजूद वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पाए, और ईरान बुनियादी तौर पर एक न्यू फाउंड लीवरेज के साथ बातचीत कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है नेतन्याहू की, खास तौर पर क्योंकि वहां पे ये मीडिया कह रहा है कि ये एक शिकस्त हुई है। इजराइल को जो सिक्योर करना था और ज्यादा महफूज बनाना था वो फेल हो गया, नेतन्याहू का जो मैंडेट था। ऑन टॉप ऑफ दैट, एक चैनल 12 है इजराइल का, उसको अगर आप देखें, उसने एक सर्वे कराया है। उस सर्वे के मुताबिक 11% सिर्फ इजरायली समझते हैं कि उन्होंने जंग जीती है। 89% समझते हैं कि नहीं, उन्होंने हारी। नंबर 1। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है, 71% उसी सर्वे के मुताबिक लोग समझते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप पर अब इतबार नहीं किया जा सकता इजरायली इंटरेस्ट को देखते हुए। अब आते हैं और आगे। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो सीज फायर हुआ है, ये नेतन्याहू के लिए अनईजी या पेनफुल नहीं है, ये सुइसाइडल है, एग्जिस्टेशनल थ्रेट है उसके लिए। क्योंकि जब जितना ये पीस यहाँ पे होगा, उतनी ही ज्यादा एक जो लीवरेज इजराइल ले रहा था खासतौर नेतन्याहू को, और एक एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी अमेरिकियों की नजर में, और अपने लोगों को ये इनसिक्योर करके ईरान को खुदा ना खास्ता एक जिनी साबित करके वो ये कह रहा था कि इसको नेस्तो नाबूद करना है, इसके मिलिट्री को, इसके न्यूक्लियर को, उसके बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल को। वो नाकाम होता नजर आ रहा है। अगर किसी तरह से हम समझे कि जंग बंद हो जाएगी, तो जैसे मैंने कहा कि उसकी एग्जिस्टेशनल पॉलिटिकल करियर खत्म होता है, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, और अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते हैं तो रिजल्ट का पॉसिबिलिटी है कि वो हार जाएंगे। जब वो हार जाएंगे तो ऑब्वियसली मुकदमे खुल जाएंगे। तो ये डोमिनो इफेक्ट है, एक के बाद दूसरा। तो नेतन्याहू ये चाहते हैं ऑब्लिगेटरी अपने सर्वाइवल के लिए कि ये जंग, अगर तो ये जंग ऑल आउट रहती है तो वो एक अपने मुल्क के लोगों को कह सके कि अभी तो हालत जंग में है ये मुल्क। और दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कहेंगे कि ये अभी अब हमने बहुत ज्यादा अभी
कैंपेन लॉन्च करनी है, लेकिन अगर ये नो वॉर नो पीस के दरमियान चलती है तब भी उनको सूट करती है ये। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को सूट इसलिए नहीं करती कि तमाम दुनिया का जो इकोनॉमी है हॉस्टेज बनी हुई है, ऑयल प्राइसेस है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, जीसीसी के मुमालिक हैं, तो तमाम प्रेशर को देखते हुए डाइवर्जेंट हुए सिर्फ नेतन्याहू एक बहुत बड़ा शो स्पॉइलर नहीं है, मेरा ख्याल है शो डिस्ट्रॉयर हो सकते हैं अगर खासतौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका प्रेशर ले लिया तो बहुत खतरनाक हो। खालिद साहब, एक और जो चीज क्या आपने अभी जिक्र किया कि ईरान को नेस्तो नाबूद करना, तो सर किस हद तक पॉसिबल है, कितनी बड़ी इस वक्त ईरान ताकत है, और जितना ये बीच में एक खला मिला है इस तमाम सूरत हाल में कि जब इनके आपस में डील के और मुज़ाकरात के सिलसिले चल रहे थे, तो क्या तैयारी हो सकती है दोनों जानिब से, क्योंकि अब अमेरिका ने उन अहदाफ को निशाना बनाया कि जिसकी सिर्फ पहले धमकी दी जाती थी, और ईरान इस हवाले से किस हद तक तैयार था कि फौरन रिटेलिएट करता या जो वो अपने अहदाफ बना के बैठा था उनको तेजी से अचीव करता। तारिक साहब देखिए, हमें फिर देखना पड़ेगा कि क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है। हुआ ये है कि अमेरिका को वो विक्ट्री नहीं मिली जो उन्होंने कंसीव किया था। अब ऑप्टिक्स की जंग है, परसेप्शन नैरेटिव की जंग है कि कौन जीता, क्योंकि क्लियर कट ना कोई हारा ना कोई जीता। ईरान ने तो सस्टेन करना था, उसने कर लिया। अमेरिका की वॉर बड़ी क्लियर थी, उन्होंने वेनेजुएला से इंस्पिरेशन ली। उनका ख्याल ये था शॉर्ट एंड क्रिस्प वॉर होगी, नंबर वन जी, कॉम्प्रोमाइज कह लें या वीकेंड ईरान होगा इस जंग के बाद, और एक फेवरेबल विक्ट्री हो। वो उनके लिए काफी थी अपना इलेक्शन जीतने के लिए और एक रेलेवेंस बनाने के लिए। इजराइल का ये था कि ऑलमोस्ट शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड डीकैपेसिटेटेड इनहाइलेटेड ईरान बेसिकली एंड ह्यूज विक्ट्री, ताकि आइंदा आने वाले दिहाइयों में ईरान कभी नाम भी ना लेना न्यूक्लियर का, ना बैलिस्टिक का, ना इस तरह के क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। तो दोनों में डाइवर्जेंस है, इसीलिए आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत प्रेशर है। इसी वजह से वो ऑप्टिकली ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो उन्होंने डिस्ट्रक्शन की है, वो एक सिंबॉलिक अभी तो स्ट्राइक है, लेकिन वो ये फील कराना चाहते हैं कि ईरान को इतनी ज्यादा प्रोहिबिटिव कॉस्ट में इंपोज करने पे मजबूर कर दूंगा कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आएगा। और वो क्यों कर रहा है, आखिरी जुमला इसके ऊपर, एक न्यू फाउंड लीवरेज जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान को मिली है, उसने एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस दिया है और एक न्यू फाउंड लीवरेज मिली है ईरान को। तो अगर न्यू फाउंड लीवरेज है तो प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ एक ऐसी डिस्ट्रक्शन करके, उसको थ्रेट करके और ये यकीन दिला करके तुम अगला हमला बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उसको पुल बैक करने पर मजबूर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ब्रिगेडियर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अब जो मामला एक दफ़ा फिर से शुरू हुए हैं, एक बड़े हमले जो है वो बताए जा रहे हैं कि किए हैं अमेरिका की जानिब से ईरान पर, तो सर अब तो न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है, और यकीनी तौर पर असल फड्डा जो है वो आबनाए हुर्मस, जैसे कह दिया हमें खालिद चिश्ती साहब ने, कि वो ईरान के हाथ में आ गई। तो कितना आसान होगा ईरान से इसको छीन लेना कि जो इस वक्त अमेरिका चाहता है कि उसका कंट्रोल हो वहां पर। देखिए, बात यह है कि जंगबंदी जिस तरीके से पाकिस्तान ने कराई, तुर्की ने मिलकर कराई, जो फील्ड मार्शल किया, फट ऑल डन एंड डेड एंड डन, और मायदा करा दिया। बात यह है कि नाउ इज द टाइम कि इसको लेके आगे चला जाए। अमेरिकन प्रेसिडेंट डजंट वांट वॉर। ना उनकी सेनेट, ना उनकी कांग्रेस, ना उनके अवाम, ना नेटो, ना ये आपके यूरोपियन यूनियन, ना गल्फ स्टेट्स, रशिया, चाइना, हमारा, नोबडी वांट्स वॉर। तो मैं एक तो आई रूल आउट कि ये लड़ाई उस तरह की होगी जैसे पहले हुई थी, बिकॉज नोबडी कैन अफोर्ड। आपके सामने जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, जो एनर्जी क्राइसिस हुए, जो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हुए, वो दुनिया अभी शॉक से निकली नहीं है। और इसी प्रेशर में तो आके जो एक सिलीजी मालिक का और यूरोप का और अपने अमेरिकन पीपल का, उसी से तो आके मिस्टर ट्रम्प ने आके ये एक्ट किया, और किया भी अपनी वीक टर्म्स के ऊपर। बिकॉज आप अगर देखें तो अपर हैंड ऑफ ईरान इज अ गेम बेनिफिशियरी। द ओनली थिंग व्हाट आई पर्सनली फील इज कि ईरान को समझना चाहिए कि जब आपको इतने बेनिफिट मिल रहे हैं तो आप छोटी छोटी बातों पर व्हाई डू यू गो एंड फायर ड्रोन्स ऑन शिप्स? व्हाई डू यू वांट कि जो इजराइल चाहता है आप वही बात करते हैं, आपको वो नहीं करना चाहिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड। अब ये जो 3 शिप्स के ऊपर जाके इन्होंने मिसाइल मारे हैं, जिसपे एक सऊदी अरब का था, एक कतर का था, एक कोई और था जी। अगर नॉर्मल आप हो जो समझ रहे हो कि हमें बेनिफिट है, हमने कंट्रोल किया हुआ है, दे शुड मैक्सिमम व्हाट दे शुड हैव डन, दे शुड हैव फायर वार्निंग शॉट्स। वार्निंग शॉट फायर करते, साथ ही पाकिस्तान को रिंग करते या तुर्की ये कतर को रिंग करते, जी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दे आर यूजिंग अ रॉन्ग लेन,
और इसके लिए वुड बी रिक्वेस्ट कि इमीडिएटली अमेरिका को कहें अपने शिप्स को वापस करें, ले जाए। थिंक वुड हैव बीन सेटल्ड। और बजाय ये एस्केलेशन हुई, आपने 3, उन्होंने आपको फिर आपके साथ जो 80-85 टारगेट फायर किए, फिर आप चले गए कोई बहरीन के ऊपर, वहां कर दिया, फिर उन्होंने उस पर और रिटेलिएशन की। तो आपको ये नहीं चाहिए। यू हैव टू शो रिस्ट्रेन, यू हैव टू क्रिएट कंड्यूसिव फ्रेंडली ये एनवायरनमेंट्स जहां पर बैठ के आप अच्छे माहौल में मुज़ाकरात को करें। छोटी छोटी बातों को ये देखें, स्क्रिमिशेस होती हैं, चीज पर होती है, स्क्रिमिशेस भी होंगे, चीज पर वॉलेशन भी होंगी, लेकिन एज लॉन्ग एज मुज़ाकरात हो रहे हैं और टेक्निकल टीम में बैठी बात कर रहे हैं और चीज फायर मीन्स देयर इज अ होप टू सक्सीड। बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद आप मुझे बताइए, ये चीजें बेहतर है कि आइंदा के लिए इसको सोचा जाए। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल्ला गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी अब्दुल्ला गुल साहब। सर, हमने अब देखा कि ट्रंप साहब के साथ अब नेटो भी किसी हद तक जुड़ा हुआ नजर आता है, गो के उसको भी वार्निंग दी गई ईरान की जानिब से। सर, मामलात आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त भी जो अब एक दोबारा से इल्ज़ाम लगाया जाता है ईरान पर कि उसने फिर जिस तरह से, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि वार्निंग दी जाती तो मामलात को यहीं पे रोका जा सकता था, रेस्ट्रेंट शो की जा सकती थी। तो सर, क्या समझते हैं असल इस वक्त की प्रॉब्लम का कसूरवार कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बड़े दोनों मुअज़्ज़ज़ शुरका ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, लेकिन इसके अंदर आपको याद होगा कि मई के अंदर ऑपरेशन फ्रीडम लॉन्च किया था अमेरिका ने। उसके लिए 15 और साथ ही 100 लड़ाका तैयारे और गनशिप हेलीकॉप्टर्स उनको लाया गया था, और वो इस मकसद के लिए कि ओमान के पास करके मुझे लगता है कि शायद अब्दुल्ला साहब की शायद प्रॉब्लम है, वहां पे डिस्टॉर्शन है। सर, दोबारा से आपके साथ राब्ता करते हैं ताकि फिर आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकें। हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब मौजूद हैं। खालिद चिश्ती साहब, क्या फ्यूचर देखते हैं कि ये जिस तरह से यकीनी तौर पर हमले तो बड़े किए गए अमेरिका की जानिब से और अब रिटेलिएट भी किया जा रहा है, जवाब भी दिया जा रहा है ईरान की जानिब से, तो क्या आप समझते हैं कि ये एक बड़ी जंग में चीज़ें जा सकती हैं कि यहाँ पर ही सारे मामला एक दफ़ा फिर से जिस तरह से पाकिस्तान बीच में पड़ा, बाकी ममालिक पढ़ते हैं, तो फिर इस चीज़ को यहीं पर रोक लिया जाएगा? देखिए, बुनियादी तौर पर तो दोनों मुल्कों की कैपेसिटी नहीं, अमेरिका की जरूर कैपेसिटी है, लेकिन 40 दिन और भी खुदा ना खास्ता जंग हो गई तो मेरा नहीं ख्याल अमेरिका वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर पाएगा जो पहले 40 दिन में हासिल नहीं कर पाया, तो कोई और ऐसी चीज रह नहीं गई। ईरान की, जैसे ब्रिगेडियर हारिस कह रहे थे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, स्टार्टिंग फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मिलिट्री है, साइट्स हैं, इसमें भी कोई शक नहीं कि उनकी भी थ्रेशोल्ड है, उनकी भी सर्वाइव जरूर उन्होंने किया है, न्यू फाउंड लीवरेज स्टेट ऑफ हॉर्मोज के भी मिली है, लेकिन बहुत थिन लाइन है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि बुनियादी तौर पर इस वक्त हमने देखा कि अमेरिका की ज़हन में रखिएगा तकरीबन 50,000 फौजी इस एरिया में मौजूद हैं। अगर आप सर्वे करें ग्लोबल तो 192 मुल्क तकरीबन दुनिया में जो है, तकरीबन 140 ममालिक 192 में से ऐसे हैं जिनकी फौज की तादाद 50,000 से नीचे है, जिसका मतलब है इमेजिन करें कितना बड़ा फ्लीट इस अराउंड ईरान मौजूद है। नंबर 1। 2 दिन पहले मैं कोई सैटेलाइट पिक्चर्स देख रहा था, ओपन सोर्स है, कोई कॉन्फिडेंशियल सैटेलाइट पिक्चर्स नहीं थी। तकरीबन अमेरिका ने तकरीबन 20 एयरक्राफ्ट टू एयर रिफ्यूलर जो है वो इस एरिया में डिप्लॉय किए हैं। एयर टू एयर रिफ्यूलर खुद तो जंग नहीं लड़ते, वो तो लड़वाते हैं, बुनियादी तौर पर फाइटर जहाजों को रिफ्यूल करना होता है उन्होंने। तो ये पोस्चरिंग भी हो रही है, किसी स्टेज पे ईरान को बड़ी थिन लाइन है, चैलेंजिंग सिचुएशन में क्रॉस ओवर नहीं, स्पिल ओवर नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि देखिए, इजराइल का बुनियादी तौर पर, अब जैसे मैंने अर्ज किया कि उसकी सर्वाइवल की जंग है नेतन्याहू की, ऑलरेडी ज़ायनिस्ट लॉबी और उनका मीडिया बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ बोल रहा है और कह रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जंग टेबल पर भी हार दी है, जंग में भी हार दी है और आने वाले एग्रीमेंट में भी शायद हार देंगे। तो ये जो रेटिंग है और जो अप्रूवल रेटिंग है उनकी अपनी भी गिरी हुई है, इलेक्शन भी आ रहा है, तो आई थिंक बहुत थिन लाइन है। प्रेसिडेंट ट्रंप को इस मिलिट्री माइट के मौजूदगी में इस हद तक ट्रिगर ऑफ या इंसाइट नहीं करना चाहिए कि ये ऑल आउट जंग में चली जाए, चाहे फायदा हो या, क्योंकि उनकी माइट है, उनकी ईगो है। आपने पिछली जंग में भी देखा कि मिलिट्री, लोग कहते हैं कि जी उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया ईरान को। नो,
उन्होंने एरोगेंस में अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया कि हम जिस तरह वेनेजुएला हमने 6 घंटे में किया है, हम 6 दिनों में ईरान का भी कर देंगे जाके हिसाब किताब। जी। तो मैं उस वक्त भी कह रहा था कि ये डिल्यूजनल विक्ट्री या डिल्यूजनल एस्केलेशन जो होती है, ये आपको डिसीव करती है। आप समझते हैं जितनी सस्ती, जितनी शॉर्ट, जितनी इकोनॉमिकल और जितनी बगैर किसी ह्यूमन लॉस के वो ऑपरेशन वेनेजुएला में कर दिया है, इससे जरा सा प्लस मैंने ईरान में कर देना है। तो वो एक अपने आप को डिसीव करते हैं और एडिक्टिव होती है ये, तो ये इससे बचना चाहिए था उनको, लेकिन अब कर चुके हैं। तो आखिरी जुमला मेरा यही है कि चांसेस हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब प्रेशर सस्टेन करें, लेकिन ईरान को भी केयरफुल होने की जरूरत है कि पुश ना करे अमेरिका को टू अ थ्रेशोल्ड और टेक होम अपने लिए वही रखे जो ऑलरेडी हासिल कर चुका है। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला गुल साहब से राब्ता एक दफा फिर से बहाल किया हमने। जी अब्दुल्ला साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी बहुत शुक्रिया, वो कोई टेक्निकल मसला आ गया था। एनी हाउ, देखिए मैं ये गुजारिश कर रहा था कि सऊदी अरब ने फिर G7 में जाने से इनकार कर दिया। नतीजा ये निकला कि अमेरिका को वो ऑपरेशन फ्रीडम खत्म करना पड़ा। और आपको इसका याद होगा कि जो MOU के अंदर नुकात थे, उसके अंदर एक बात बड़ी वजाहत से की गई थी कि ईरान के मुख्तस शुदा रास्तों से ही ऑयल टैंकर गुजरेंगे और उनके ऊपर टोल या फी कोई नहीं ली जाएगी। ऐसा ही होता रहा, मामला चलता रहा। लेकिन जब दूसरा ओमान का रास्ता दोबारा इख्तियार करने की कोशिश की और फिर कतर का जहाज जब वहां से गुजरा तो प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ, जिसके ऊपर कहा गया कि जी ये तो देखिए ना वायलेशन थी कि जो मुख्तस शुदा रास्ते थे उससे नहीं गुजर रहा था, क्योंकि लैंड माइन जो सी माइंस हैं वो भी बिछाई हुई थी। और उसके ऊपर अमेरिका ने ये भी कहा था कि हम जो है वो 3 गुना बढ़ा देंगे उस ऑपरेशन को और वो फिर क्लियर करेंगे। लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में कहीं नहीं आया कि इस किस्म का कोई ऑपरेशन शुरू किया गया जिसके अंदर सी माइंस को क्लियर करना था अमेरिकन नेवी की जानिब से। हाउएवर, जब ये होता है तो कतर एहतजाज करता है। जब कतर एहतजाज करता है तो ईरान ये कह के मुस्तरद कर देता है कि आपका ये एहतजाज इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपने तयशुदा रूट्स को आपने वायलेट किया और आपने वो जो दूसरा मुतबादल रास्ता है इख्तियार किया, जिससे एक उभाम पैदा हुआ। अमेरिका क्या चाहता है, इस गोमागों की सूरत हाल को, इस कंफ्यूजन के स्टेट को बरकरार रखे और कहीं ये ना बताए दुनिया को या अपनी आवाम को कि जनाब ठीक है नवंबर तक जी ये जंग जारी है, ये तो अभी तक क्लोज नहीं हुआ चैप्टर, ना अमेरिका हारा है ना जीता है। तो ये तमाम चीजें जो नजर आ रही हैं, इससे ये वजाहत से आता है कि अमेरिका धोखा दे रहा है। अमेरिका जो है, हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि अमेरिका, जिस तरह हमारे दोनों मौजूद पैनलिस्ट ने कहा कि मेरे ख्याल में सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू नो व्हेन एंड वेयर टू स्टॉप। ईरान मस्ट स्टॉप नाउ, क्योंकि ये कभी कभी चीजें जो हैं वो भारी पड़ जाती हैं। रोजाना सालिश नहीं आते और कतर जैसे मुमालिक जो मुखलिस हैं पाकिस्तान के, देखे ना सैबोटाज अमेरिका ने भी किया पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को इजराइल के कहने के ऊपर। इजराइल जो है वो जी ठीक, बिल्कुल ठीक है। अभी एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद हमने बात करनी है सिंतास मुआहदे के हवाले से कि भारत की खिलाफ वर्जियां जारी हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इस वक्त अपने अरूज पर है, लेकिन पाकिस्तान की ये कमिटमेंट कि एक एक दहशतगर्द को चुन चुन कर मारा जाएगा, इसी पर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को एक दफ़ा फिर से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब, बैनुल अक़वामी हमने मामला तो डिस्कस कर लिए, कुछ आ जाते हैं अपनी अंदरूनी सूरत हाल पर। DGISPR की जानिब से आज फिर से कहा गया है कि जिस तरह से अफ़गानी यहाँ पर मौजूद हैं और जो उनकी यहाँ पर सरगर्मियाँ हैं, अफ़गानियों को अब यहाँ से चलता किया जाएगा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान हमेशा से कोशिश करता रहा है कि मामलात को खुश उसलूबी से ख़त्म किया जाए, इनको वापस भेजा जाए, लेकिन आप समझते हैं कि इस वक्त अब मामला आ गया है कि इसके अंदर एक थॉरो और एक बेहतर ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए इस हवाले से? जी बिल्कुल क्यानी साहब, देखिए ये ऑनगोइंग कैंपेन होती है। ये दो कोई ऐसे ममालिक नहीं हैं जो यूनाइटेड नेशंस को मानते हों। पाकिस्तान और बायलैटरल बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है। उनकी वहाँ गवर्नेंस इतनी फॉल्टी है, जोर पावर के सर पर हुकूमतें हो रही हैं, नेबरहुड का पास नहीं है। जब ये ना हो तो फिर उसूल पसंदी और कोई म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट नहीं होता।
और बिल्कुल आपने ठीक कहा, और ये वक्त आ गया है कि जितनी हमने शहादतें उठाई हैं, इतना नुकसान उठाया है, उनके खानदानों का पूछिए तो ये बहुत चैलेंजिंग होता है। पहले ऑपरेशन शुरू भी इसीलिए किया गया था, आपको याद होगा पिछले अक्टूबर में भी बमबारी की गई थी, लेकिन उस तरह कैंपेन जो हमारे खिलाफ लॉन्च की, ये तमाम की तमाम हमारी जो न्यू फाउंड रेलेवेंस है इस दुनिया में, खासतौर मई 2025 से कंपेयर करें तो 13 महीनों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा ट्रैवल किया, पाकिस्तान का इमेज ट्रांसफॉर्म हुआ, हम मुल्क के तौर पर सामने आए, हम वो हैं जो इनेबल कर सकते हैं दो मुल्कों की ऑब्वियसली डाइवर्जेंट इंटरेस्ट को कन्वर्ज कर सकते हैं। तो जाहिर है इस वक्त हमारे दुश्मन ये चाहते हैं कि जो हमारी एक वैल्यू हो रही है, जो अपलॉड हो रहा है, जो अप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट हो रही है, उसको अंडरमाइन किया जाए। हमारे मुल्क को ये साबित खुदा ना खास्ता करने की कोशिश की जाए कि ये पोलराइज्ड है, डाइवर्जेंट है, लैक ऑफ गवर्नेंस है, रेट कोई नहीं है हुकूमत की। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें ज़हन में ये रखनी चाहिए, मैं भी एक चैनल पर अर्ज कर रहा था कि हमें ये देखना चाहिए पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन बलूचिस्तान में कितनी है जहां दहशतगर्दी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तकरीबन 640 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पंजाब में रहते हैं, 520 के करीब सिंध में रहते हैं, 410 के करीब केपीके में रहते हैं, और सिर्फ 70 लोग बलूचिस्तान पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि तकरीबन 41% रकबा जो है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान है, जिसका मतलब है कि वहां पे अब ऐड करें बलूचिस्तान में फ्यूडल सरदार और नवाब सिस्टम भी, वहां पे फिल्टर डाउन नहीं हुए आज तक पिछले 75-78 सालों के दौरान वो बेनिफिट आम लोगों तक। अब मुझे पता लगा है और मैंने कंफर्म भी किया है कि जो हमारे स्टेट के इदारे हैं, हमारी जो गवर्नेंस है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसने ये डिसाइड किया है कि जो फॉर ऑफ डिस्टेंस बहुत ज्यादा इलाके हैं तुर्बत और जहां पे रीच भी नहीं है, मेरी 2 दफा कोटा पोस्टिंग रही है एज ए फाइटर पायलट, मैं पूरा बलूचिस्तान ऊपर से भी देख चुका हूं, वहां पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर 70 लोगों के लिए डेवलप करना वायबल नहीं होता इतनी पॉपुलेशन के। तो आई थिंक अब कैंपेन चली है जहां सेंस ऑफ बिलोंगिंग या पार्टिसिपेशन के लिए लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और ये बहुत ऑनगोइंग रहनी चाहिए, कंसिस्टेंटली रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर साहब, सर अब क्या देखते हैं कि अफगानिस्तान के जिसकी हमने मेहमान नवाजी की, उनके लाखों लोगों को हमने पनाह दी, लेकिन वो इस वक्त नमक हरामी पर तुले हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि एक दफा फिर से एयर स्ट्राइक जो है वो काबुल की जानिब होंगी तो फिर ही मामला बेहतरी की जानिब जाएंगे? क्या लाहे अमल इस हवाले से इख्तियार किया जाए? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जितने यहाँ पर इलीगल अफगानीज हैं ना, दे हैव टू गो बैक टू देयर कंट्री। इसलिए मैं यहाँ पर निगरान दाखिला था सिंध में, जब अभी स्टार्ट हुआ हमने तो काफी लोगों को भेजा, लेकिन फिर जाके एकदम कहीं खामोशी हो जाती है। एक दफा हुकूमत फैसला करे और उस पर सख्ती से अमल करे। जितने इलीगल हैं पहले फेज में उनको भेजें, उसके बाद जिन्होंने रजिस्टर्ड अपने को किया हुआ उनको भी वापस भेजें। दे आर द मेन नर्सरी। यहाँ पर भत्ताखोरी भी होती है, यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम भी होते हैं, नार्कोटिक्स भी होते हैं, यहाँ पर इनको सहूलतकारी भी की जाती है टेररिस्ट की, इनको यहाँ पर टारगेट सिलेक्शन भी की जाती है, सहूलतकारी भी की जाती है, खाना भी खिलाया जाता है, रिकॉग्निशन भी की जाती है। और अभी भी जब कराची में भी हुआ तो 4 में से 3 अफगान नेशनल थे, आप इमेजिन करें। दैट मीन के अफगान तालिबान रजीम इज डेफिनेटली इनकी सरपरस्ती कर रही है। बिल्कुल। अब इनको और किसी दुनिया में यह नहीं होता कि आप ये जो रिफ्यूजीज होते हैं इनको खुला पूरे मुल्क में फिरते रहते फिर दे आर एलोकेटेड सर्टेन एरिया, वहां पर ही रहते हैं, उधर ही खाना पीना ये सब कुछ किया जाता है। ये भाई पाकिस्तान है जहाँ पर ऐसे किया गया। तो एक तो इनको ये अफगान तालिबान रजीम को पता चलना चाहिए, जब 2 मिलियन के करीब जो अफगान जब यहाँ से जाएंगे रिफ्यूजी, तो पता उनको चलेगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक क्रंच आएगा इनके ऊपर। उसके बाद ये यहाँ रहते हैं, पाक के खिलाफ नारे भी लगाते हैं, ओपनली दे टॉक अबाउट पाकिस्तान। इसलिए ये बहुत जरूरी है। और इसके साथ बिल्कुल ठीक हार्ड स्वेट अब बन गए हैं, वी हैव टू गो एंड सॉर्ट देम आउट in Pakistan and across the border. That is the only recipe left. बिल्कुल ठीक हो गया। अब्दुल्ला गुल साहब, सर सिंध तास मुआहदे की तो खुल्लम खुला खिलाफवर्जी जारी है। आप क्या समझते हैं कि भारत के कौन कौन से डैम हैं जो कि यकीनी तौर पर अगर भारत अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आता तो पाकिस्तान तो एक दफा पहले भी उनको मदद चखा चुका और सारे मामलात कर चुका, तो आप समझते हैं कि वहां पर मामलात अब पाकिस्तान को खुद सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे इन डैम्स के हवाले से भी? जी अब्दुल्ला साहब, आप तक आवाज पहुंच रही? जी
चलें, अब्दुल्ला गुल साहब के साथ शायद कोई टेक्निकल इशू की वजह से बात नहीं हो रही। जी ब्रिगेडियर साहब, सर मैं चाहूंगा कि आप ही इस हवाले से हमें बता दें कि सर क्योंकि मामला जी, लेकिन एक बात याद रखें कि पाकिस्तान ने भी सेमिनार इंटरनेशनल किया है, इससे बड़ी क्लियर हुकूमत पाकिस्तान, हमारे वज़रा ने बात की है, वी विल यूज ऑल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री मीन्स टू सेटल दिस। ये इंडिया कैन नॉट यूनिलैटरली इसको सस्पेंड कर सकता। सारे स्पीकर चाहे अमेरिका से थे या उधर से रशिया से थे, सभी ने, या चाइना से थे, जहां जिस हर एक ने कहा एब्सोल्युटली इंडिया इज रॉन्ग ऑन द वोट एंड दे कांट डू। हमने बड़ी क्लियर बात कर दिया। फिर आप याद है फील्ड मार्शल ये भी कहा, डीजीएसपी ने भी बात की और एक इंच एरिया इंडिया का हमारी मिसाइल रेंज में, एक इंच एरिया खाली तक विल बेयर में आउट, और इसमें डैम इंक्लूडेड। इट विल टेक 10 to 15 मिनट, जहां देखो पॉली रोकेंगे, दैट विल बी सॉर्टेड आउट। लेकिन साथ हमें ये भी बात करनी है कि देखिए सलामती काउंसिल, अगर ये वर्ल्ड बैंक से नहीं होता, सलामती काउंसिल इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड सिक्योरिटी पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो ये सलामती काउंसिल की रिस्पांसिबिलिटी है कि दे शुड टेक सर्टेन एक्शन। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। इस हवाले से आपने मुफस्सल तरीके से हमें एक्सप्लेन कर दिया, बहुत शुक्रिया। एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, हारिस नवाज साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, और इनके साथ साथ अब्दुल्ला गुल साहब चेयरमैन जवानान पाकिस्तान। और नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर उस्मान चौहान साहब, माहिर मईशत हैं, और उन पर हम बात करेंगे इस वक्त जो ऑन गोइंग हालात हैं, इसमें मईशत की क्या सूरत हाल बनेगी, इसी पर बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक से पहले जिस तरह से बताया कि प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम पाकिस्तान और रूस के दरमियान बढ़ती कुर्बतों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान चौहान साहब, माहिर मईशत। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, हमेशा से पाकिस्तान और रूस के जब ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो भारत के पेट में मरोड़ उठते हैं। तो अब एक दफ़ा फिर से वेबिनार का इनेकाद किया गया, कुछ बहुत सी ऐसी आने वाली जो हैं पाकिस्तान और रूस की कुर्बतें कि जो कि दुनिया को शायद हजम ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या उसमें है, कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है, क्या मकसद था, मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से ज़रा हमें अपडेट कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मुझे मदु करने का बहुत शुक्रिया, और ये इस अहम मौजू पे बात करने का मौका देने का शुक्रिया। दर हकीकत आपने दुरुस्त फरमाया कि जब भी पाकिस्तान ने ये कुर्बत तलाश की है रूस के साथ, तो इंडिया को तकलीफ तो हुई है, लेकिन अब हम एक मुसम्मम इरादे के साथ रूस के साथ ये ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं, और दूसरी जानिब से मॉस्को भी इस्लामाबाद से ये कुर्बत चाहता है। उस सिलसिले में इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ में एक वेबिनार हुआ था जिसका आपने जिक्र किया, जिसमें मैंने निजामत की थी, और रूस के माहिरीन और पाकिस्तान के माहिरीन को हमने कहा कि 3 ऐसे दायरे हैं जिन पे हमें अपनी तवज्जो मबजूल करनी होगी: तालीम, तवानाई और तिजारत। तालीम, तवानाई और तिजारत ऐसे 3 पहलू हैं जहां पर अगर हम तवज्जो मबजूल करें तो हम उनसे इस्तिफादा बहुत ज्यादा कर सकते हैं, और दो तरफा बाहमी ताल्लुकात में भी और रवाबित में भी बहुत इजाफा हो सकता है। उसकी वजह यह है कि रूस की कोई मखसूस दस्तरस्त हैं इन चीज़ों में जो कि हमारे लिए मुफीद साबित होगी। तो दो तरफा जो हमने गुफ्तगू की थी, जिसकी रिपोर्ट आपके लिए भी पेश होगी छोटे दौरानिये में ही, उसमें ये नतीजा ये आखिर होता है कि वो खुले दिल से हमारी मदद करने को तैयार हैं, और ये 3 जगह हैं जहाँ पे एराज़े मखसूस के साथ हमने ये ताल्लुकात को फ़रोग़ देना पसंद किया। अच्छा ठीक, डॉक्टर साहब, एक और जो चीज़ है, पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात इस वक्त खास तौर पर जिस तरह से पाकिस्तान ने एक अपनी अहमियत दुनिया के सामने उजागर की है, आप क्या समझते हैं कि रशिया यकीनी तौर पर इस वक्त तो बदलती है दुनिया, कभी जंग शुरू होती है, कभी रुकती है, तो एक देर पा इस चीज़ को बजाय इसके कि इसमें पॉज आए, रुक जाए, कैसे एक कॉन्टिन्यूअस बेसिस के ऊपर इसको लेकर चला जा सकता है, कुछ इस हवाले से भी डिस्कशन हुई। जी बिल्कुल, आपने बड़ी गहरी बात कर दी है कि ऐसे रवाबित में, बैनुल अक़वामी रवाबित में तसलसल की बहुत अशद ज़रूरत होती है। वैसे तो अगर 2 ममालिक जो हैं वो रवाबित पे थोड़े से कदम आगे बढ़े हैं और लेकिन फिर 2 कदम पीछे हों तो फ़ायदा नहीं होगा, और इसलिए हमने पायदारी को अपना मतलब मरकज़ गुफ्तगू बनाया आज कि पायदारी कैसे लाए। इसलिए 3 ऐसे शोबे हैं। तालीम का शोबा जो है वो पायदार है, तवानाई का हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, और तिजारत
तिजारत तो यकीनन हम चाह रहे हैं, आपने बहुत इस पे गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में भी पहले की है, और ये पाकिस्तान में भी एक हमें एहसास हुआ है कौमी सतह पे कि तिजारत में किसी एक मुल्क पे इन्हिसार जो है मुनासिब नहीं होगा, और रूस हमें काफी में हमारे लिए मुफीद साबित हो सकता है, और हम भी उनके लिए मुफीद साबित हो सकते हैं तिजारती एतबार से। अच्छा, ये भी बताइएगा कि स्टील मिल के हवाले से हमेशा से रशिया की काविशें जो हैं वो इस बहाली के हवाले से, क्या इस पर भी कोई गुफ्तगू हुई कि पाकिस्तान के इस शोबे के और पाकिस्तान की इस एसेट को भी किसी तरीके से दोबारा से रिवैम्प किया जाए, बेहतर किया जाए, चलाया जाए? इस खास मौजू पे गुफ्तगू नहीं हुई थी, लेकिन हमने तवानाई के एतबार से, और स्टील मिल्स जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है लेकिन उससे करीबी तौर पे जुड़ी हुई मुंसलिक जो है तवानाई के शोबे में, जिसमें ये तेल और बाकी सारे तवानाई के मवाद हैं, उस पे हमने मतलब एराज मखसूस समझ के उस पे बात की थी, स्टील मिल्स का नहीं हुआ था। चलें, ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर उस्मान चौहान साहब, माहिर मईशत हमारे साथ थे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान को इस वक्त इस बदलती दुनिया के अंदर नए ताल्लुकात की जरूरत है, और रशिया पाकिस्तान का एक अच्छा ताल्लुक साबित हो सकता है। इसी हवाले से मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।